हेलो डियर। तो आप सभी जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर कैंडिडेट हैं, आपको जो है स्वागत है। और आपको पता है कि अभी तक मैं दो ही सब्जेक्ट आपका थर्ड ईयर में है। मिड बाई प्री में मैं 3 तक डिफिनीसन टर्मिनोलॉजी का वीडियो दे चुका हूं और आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का तीसरा वीडियो होने वाला है। डिफिनीसन या इसे टर्मिनोलॉजी कहिए, एक है, ठीक है ना। ये सब कराने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग वर्ड को समझ पाएँ, ताकि जब हम लोग चले शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो आपको दिक्कत ना हो कि ये वर्ड क्या होता है, ये क्या है, ये क्या काम आता है। समझ रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें जानने के लिए आपको पहले टर्म डिफिनीशंस को जानना पड़ता है पढ़ाई से पहले, जो कि मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का तीसरा वीडियो यहाँ पे डिफिनीसन का शुरू कर रहे हैं। पहला है स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विस क्या होता है। नाम से ही है स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विस, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए किए गए कार्य, समझ गए, जहाँ पे बीमारियों की रोकथाम, निदान, समझ गए ना, लोगों को दुख को कम कर सके, यही जो है स्वास्थ्य सेवा होता है। स्वास्थ्य सेवा वे सुविधा है। स्वास्थ्य सेवा क्या है? एक सुविधा है। सर्विस क्या होता है? एक सुविधा होता है, फैसिलिटी होता है, जो व्यक्ति या समुदाय को बीमारी की रोकथाम, निदान, उपचार और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाती है। तो स्वास्थ्य सेवाएं बेसिकली एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक है ना, स्वास्थ्य टीम के द्वारा समुदाय में व्यक्तियों के लिए बीमारी की रोकथाम, उसका निदान, उसका उपचार और उसका पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाता एक ऐसी सुविधा जो बीमारी के देख रेख, बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार के लिए प्रदान किया जाता हो, यही सुविधा स्वास्थ्य सेवा कहलाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है। आगे है दूसरा है हेल्थ इंस्पेक्शन, स्वास्थ्य की निरीक्षण। हेल्थ इंस्पेक्शन यानी स्वास्थ्य की निरीक्षण। निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल, समझ रहे ना। स्वास्थ्य निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी स्थान या व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति या मूल्यांकन किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के मतलब होता है हेल्थ के बारे में जांच परख करना। तो स्वास्थ्य परीक्षण निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी स्थान या व्यक्ति की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधित स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गया अस्पताल में और उस दिखाने के लिए, तो उसको क्या किया जाता है? उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जो है जांच परख किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो वही जो है स्वास्थ्य निरीक्षण होता है। किसी अब इंस्पेक्शन ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य का ही होता है, कॉलेज का भी इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन का बेसिकली मतलब होता है जांच पड़ताल करना, पता लगाना कि ये चीज़ें है भी या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, निरीक्षण में पता चलता है, जांच करना। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को जांच करना ही स्वास्थ्य परीक्षण कहलाता है। अब ये किसी व्यक्ति के ही ऊपर हो सकता है ना, तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्थितियों के बारे में मूल्यांकन करना ही स्वास्थ्य परीक्षण कहलाता है या इंस्पेक्शन। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे रोग की निगरानी, डिजीज सर्विलांस। डिजीज सर्विलांस का मतलब क्या होता है? रोग की निगरानी करना। सर्विलांस नहीं कहते हैं कि ये उसका फ़ोन जो है पुलिस सर्विलांस पर लगा दिया है, यानी निगरानी कर रहा है कि क्या, कहाँ, किससे बात कर रहा है, किससे क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजीज सर्विलांस होता है, जहाँ पे रोग पर नज़र रखा जाता है। ठीक है, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रोग की घटना, उसके फैलना यानी प्रसार, उसका कंट्रोल, नियंत्रण के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्विलांस जो होता है एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे रोग का घटना, रोग का फैलना, रोग का नियंत्रण, इन सब पर जो है नज़र रखा जाता है और आंकड़ा जुटाया जाता है। समझ गए। सर्विलांस का मतलब ही होता है निगरानी, नज़र रखना। तो रोगों पर नज़र रखना। अब रोग पर नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि रोग सिर्फ हो रहा है उसी पर नज़र रखा जाएगा, नहीं। रोग हो रहा है, ठीक है, उसके बाद रोग कैसे फैल रहा है इस पर भी नज़र रखेगा, रोग को कैसे नियंत्रण किया जा रहा है या किया जाएगा इस पर भी नज़र रखा जाता है। तो रोग से जुड़ी हुई हर एक घटनाओं पर नज़र रखना ही डिजीज सर्विलांस कहलाता है। नेक्स्ट है चौथा मैटरनिटी होम। मैटरनिटी होम का मतलब होता है प्रसूति गृह।
प्रसूति गृह एक ऐसी स्वास्थ्य संस्था जहां गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान देखभाल और चिकित्सीय सुविधा दी जाती है, मैटरनिटी होम कहलाता है। आप लोग नाम भी सुने होइएगा कि चाइल्ड एंड मैटरनिटी केयर। तो चाइल्ड एंड मैटरनिटी केयर का मतलब क्या होता है? बच्चा और प्रसूति कक्ष का जो मैटरनिटी जो होता है वो प्रसूति कक्ष होता है, मैटरनिटी होम जो होता है प्रसूति कक्ष, मैटरनिटी रूम कहिए, वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता ये है कि यह एक मैटरनिटी होम या रूम जो होता है वह एक स्वास्थ्य का पार्ट होता है, वह एक हॉस्पिटल का संस्थान का पार्ट होता है, जहाँ पे गर्भवती महिला का जब प्रसव हो जाता है या इस दौरान, प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद उसका देखभाल और चिकित्सीय सुविधा दी जाती है, वही मैटरनिटी होम होता है। मैटरनिटी होम में सिर्फ प्रसूति यानी सिर्फ प्रसव से जुड़ी हुई कार्य ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल सर्जरी या अलग जो है बेड बनाकर नॉर्मल मरीजों को देख रेख होता है, नहीं। मैटरनिटी में सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रसूति से जुड़े हुए ही कार्य होता है मैटरनिटी होम में, समझ रहे हैं। 5वां है यहाँ पे डॉट्स प्रोग्राम क्या है? सब लोग जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, डॉट्स होता है। डॉट्स एक ऐसी रणनीति है जिसमें टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष रूप से दवाई दिलाया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने यह दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है ना। एक दिन करके दूसरे दिन, एक दिन गैप करके तीसरे दिन जो है, सप्ताह में 3 दिन जो है डॉट्स दवाइयाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के देख रेख में हेल्थ सेंटर पर दिया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो यही डॉट्स होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, टीबी के लिए दिया जाता है। आगे है हेल्थ पॉलिसी क्या होता है? स्वास्थ्य नीति। अब आप लोग को पता है नीति मतलब एक कानूनी नियम होता है और ये सभी क्षेत्र में होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी पॉलिसी बना हुआ है, पॉलिसी को सबको मानना है, चाहे वो कॉलेज हो, कोई संस्थान हो, सबको मानना पड़ता है। अगर पॉलिसी नहीं रहे तो पॉलिसी है तब जो है देखते होइएगा कि ऊना के दूना जो है पैसा वसूला जाता है कॉलेज से, कोचिंग से। पॉलिसी है तब, अगर यही पॉलिसी अगर नहीं होता तो क्या होता? अनाधून पैसा लूटा जाता, वर्चस्व चलता सभी चीज़ों का। तो पॉलिसी कहीं ना कहीं सीमा तय करता है कि किसके लिए कितना फ़ी है, ये सब तय करता है। एक नीति, एक नियम बनाता है, उस नियम को सब फॉलो करता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पॉलिसी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जाती है, एक रूपरेखा, एक दिशा निर्देश है जिसका उद्देश्य देश की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाना, जिसका उद्देश्य होता है कि देश में सरकारी अस्पताल अपनी मनमानी नहीं करे, मरीज को जैसा सुविधा देना है एक उचित सुविधा दे, ठीक है ना, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, सब इस नीति को फॉलो करता है, समझ रहे हैं ना। तो यह एक बनाई गई रूपरेखा, दिशा निर्देश होता है जिसका उद्देश्य यही होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हेल्थ पॉलिसी होता है, समझ गए। फर्स्ट एड क्या होता है? तो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार सब लोग जानते हैं कि किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल दी जाने वाली प्रारंभिक चिकित्सा जो है, प्रारंभिक चिकित्सा सहायता को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यानी किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई जल गया, कोई इमरजेंसी हो गया और तुरंत उस समय अगर कोई उसे देखभाल किया, सहायता किया तो ही फर्स्ट एड हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ है, फर्स्ट एड से बहुत लोगों को जान बच जाता है। आगे है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक और तेज़ी से बढ़ती है तो उस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि इमीडिएट, अचानक से, तेज़ी से किसी क्षेत्र या किसी देश में जनसंख्या बढ़ने लगे और अत्यधिक तेज़ी से बढ़े तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एक तो होता है बढ़ना, जो क्रम बाई क्रम धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और एक होता है अचानक यहाँ है, अचानक यहाँ आ गया, अचानक यहाँ आ गया, अचानक यहाँ आ गया। यानी यह तेज़ी के साथ बढ़ेगा और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, तो यही जो है जनसंख्या विस्फोट होता है। और जब कोई चीज़ें अचानक तेज़ी गति से होने लगता है तो वही जो है विस्फोट कहलाता है, समझ गए। 8वां है पोषण कार्यक्रम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या होता है? तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का मतलब होता है एक
ऐसे सरकारी या गैर सरकारी प्रयास जो लोगों को संतुलित आहार और पोषण संबंधित सहायता प्रदान करते हैं। पोषण कार्यक्रम का मतलब होता है, देखिए पोषण कार्यक्रम जैसे आयरन डिफिशियंसी कार्यक्रम, समझ गए ना, एनीमिया के लिए, आयरन की पूर्ति के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे आयोडीन वाला है, गोइटर रोग को नियंत्रण के लिए जो है ये बनाया गया है, आयोडीन डिफिशियंसी वाला नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया ना। तो ये सब पोषण से कार्यक्रम है जो व्यक्ति को सरकार भी बना सकता है या किसी गैर सरकारी संस्थान भी होता है जो अपने स्तर से काम करता है, ठीक है ना। उसका एक ही काम होता है पोषण कार्यक्रम का कि लोगों में संतुलित आहार और पोषण से संबंधित सहायता प्रदान करना है, ठीक है ना। कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, सरकार कोई कार्यक्रम क्यों चलाता है, सरकार इसीलिए चलाता है कि इस कार्यक्रम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, लोगों को सहायता दिया जाए, लोगों को मतलब बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराया जाए इस कार्यक्रम के तहत। और कोई कार्यक्रम स्पेसिफिक उसी फील्ड के लिए होता है, जैसे यहाँ पे पोषण कार्यक्रम है तो पोषण कार्यक्रम का जो काम है, जो थीम होगा सिर्फ पोषण से रिलेटेड होगा, चाहे उसमें संतुलित आहार हो, चाहे उसमें संतुलित पोषण हो, लोगों को कैसे मिले, क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आएगा। बाकी अगर कोई टीकाकरण कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे टीका से संबंधित काम होगा। हर एक कार्यक्रम का अपना अपना एक स्पेसिफिक विशिष्ट क्षेत्र बांटा है और उसके अंदर काम होता है, समझ गए। आगे है 9वां है हेल्थ बजट। क्या होता है, तो स्वास्थ्य बजट आप लोग जानते होइएगा, एजुकेशनल बजट होता है, ठीक है ना। आप लोग एजुकेशनल बजट, हेल्थ बजट समझ गए, बहुत सारे बजट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बजट होता है। तो उसी प्रकार से हेल्थ बजट का मतलब होता है स्वास्थ्य बजट। और स्वास्थ्य बजट कहाँ खर्च होगा, बजट मतलब होता है एक तैयार रूपरेखा होता है जहाँ पे फंड दिया जाता है डिपार्टमेंट को। तो हेल्थ बजट होता है जो कि सरकार के द्वारा देश के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई कुल राशि को स्वास्थ्य बजट कहा जाता है। जैसे मान गए अभी चल रहा है 2024 से 25, ठीक है, 2024 से 25। अब मैं आपको बता दूं 2024 से 25 में मान गए सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपया हेल्थ के सेक्टर में पूरे देश में दिया गया कि 50,000 करोड़ रुपया है, पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी खर्च हो, जो भी विकास करना हो, आप इन 50,000 के खर्च कर सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में। और यह साल भर के लिए एक बार तय कर दिया जाता है वित्तीय वर्ष में कि हेल्थ के लिए इतना, एजुकेशनल सेक्टर के लिए इतना, रेलवे सेक्टर के लिए इतना, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए इतना। और जो है ये सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लाया गया क्या होता है, आवंटित किया गया राशि होता है और उस राशि का खर्च उस क्षेत्र में, उस विभाग में किया जाता है। तो हेल्थ बजट क्या होता है, तो स्वास्थ्य सरकार के द्वारा, अब हेल्थ बजट राज्य सरकार भी अपना लाती है, केंद्र सरकार लाएगी तो पूरे देश में, पूरे राज्यों के लिए लाएगी। तो सरकार द्वारा देश की या राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में, हर एक वर्ष आता है, हर एक वित्तीय वर्ष में बजट आता है। तो एक वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई कुल राशियों का जो है, कुल राशि को स्वास्थ्य बजट कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए होता है। ओके, आगे है यहाँ पे देख लीजिए स्टेजेज ऑफ डिजीज क्या होता है, रोग के चरण। देखिए रोग के चरण जो होता है ना बहुत आसान है। रोग के चरण जो अपन होता है, यहाँ पे रोग के चरण के बारे में पढ़ा जाता है कि रोग किन किन चरणों से होकर गुजरता है। अब एक व्यक्ति में मान के कोई रोग प्रवेश किया तो प्रवेश करता है तो उसका संक्रमण काल, जैसे प्रवेश किया तो एक संक्रमण काल होता है। लक्षण दिखता है, आपको पता है कोई भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश करेगा, संक्रमण पैदा करेगा, संक्रमण पैदा करेगा तो लक्षण दिखेगा बीमारी का। अब लक्षण जब प्रकट हो जाएगा तो वह हो सकता है, लक्षण धीरे धीरे अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो गंभीर भी हो सकता है, और गंभीर होगा या नहीं होगा या हल्के में ठीक हो जाएगा तो वह पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। एज फॉर एग्जांपल एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन प्रवेश किया बॉडी में। अब इन्फेक्शन प्रवेश किया तो लक्षण दिख गया, ठीक है, लक्षण दिख गया कि हाँ इसमें जो है कोई इन्फेक्शन आ गया है, लक्षण दिखा। अब हो सकता है कि ये लक्षण हल्के फल्के में ट्रीटमेंट कराने पर पुनः स्वास्थ्य लाभ मिल गया हो, यानी व्यक्ति ठीक हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि ये लक्षण देरी से प्रकट हुआ हो, व्यक्ति को नहीं पता चला हो और ये लक्षण गंभीर अवस्था में आ गया हो। तो गंभीर अवस्था में भी आएगा तो पुनः स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मतलब व्यक्ति ठीक होगा।
हल्का में भी ठीक हो जाता है और गंभीर में भी ठीक होता है। तो दोनों कंडीशन में संक्रमण काल से शुरू होता है, लक्षण प्रकट होता है और गंभीरता के साथ में पुनः स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाता है। ठीक है, और जैसे पुनः स्वास्थ्य लाभ के मतलब ठीक हो जाना, संक्रमण प्रवेश किया, लक्षण दिखा, ठीक है, गंभीर है या नहीं है, इसके बाद वह संक्रमण धीरे धीरे 2-4-5 दिन ठीक भी हो जाता है। जैसे टाइफाइड आया, टाइफाइड संक्रमण है, प्रवेश किया बॉडी में, 2-4 दिन 5 दिनों के बाद वो जो है 1 सप्ताह में उसका लक्षण दिख गया कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, वीकनेस, ठीक है ना, काफ़ी जो है उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है, लक्षण पूरा दिख गया टाइफाइड का, बुखार होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, समझ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है या तो वो गंभीर होता चला जाएगा, नहीं दिखेगा, नहीं ठीक होगा लक्षण, तो या तो हो सकता है ट्रीटमेंट होगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में पुनः लाभ तो मिलेगा ही ना। तो वही चीज़ें हैं, इन्हीं है रोग चरण, इन्हीं को कहा जाता है कि लक्षण, संक्रमण प्रवेश करेगा, लक्षण दिखेगा, उसके बाद जो है गंभीरता और उसके बाद पुनः ट्रीटमेंट रिकवरी का स्टेज होता है। और ये सारे स्टेज जो है रोग चरण के अंदर ही आता है। अब आता है इंडेमिक। इंडेमिक मतलब होता है स्थानिक रोग। समझ लीजिए, एक कन्फ्यूजन बहुत लोग करते हैं इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक में, तीनों समझा देते हैं। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक रोग। जब कोई रोग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या में लगातार बना रहता है तो उसे स्थानिक रोग कहते हैं। स्थानिक रोग का मतलब होता है कि एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित स्थान, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर ये चीज़ें है, बना रहता है रोग, तो उसे स्थानिक रोग कहते हैं। स्थानिक मतलब नाम ही है इंडेमिक, मतलब एक स्थान तक निश्चित होता है, वो व्यापी नहीं होता है। जैसे एक समुदाय में, एक मोहल्ला में, एक गांव में हो गया, बस उतना ही तक सीमित है, तो ये इंडेमिक होता है, स्थानिक रोग। जैसे मलेरिया कुछ क्षेत्रों में स्थानिक होता है। जैसे मलेरिया अगर हो रहा है, मलेरिया के प्रकोप है, तो हो सकता है एक मोहल्ला में 10, 2, 4, 20 लोगों तक सीमित रहेगा। समझ गए ना। तो ये होता है स्थानिक। आगे है महामारी, जिसे एपिडेमिक कहते हैं। समझ गए, एपिडेमिक। अब महामारी जो होता है, जब कोई संक्रामक रोग सामान्य से कहीं अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र या समुदाय में अचानक फैल जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। अब देखिए, महामारी का मतलब जो होता है एपिडेमिक, तो महामारी का मतलब होता है कि जब कोई संक्रामक रोग सामान्य से कहीं अधिक, यानी स्थानिक से यह ज़्यादा भयावह होता है, स्थानिक से तेज़ी से अचानक से फैलता है एपिडेमिक, महामारी। ठीक है, कहीं अधिक मात्रा में किसी क्षेत्र या समुदाय में अचानक फैलने लगता है। जैसे एक गांव है। इंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, जो कि कुछ क्षेत्र तक सीमित रहता है। समझ गए, वो ज़्यादा जो है मूवमेंट वाला नहीं होता है। लेकिन एपिडेमिक किसी स्थान, किसी जगह, किसी समुदाय में होगा तो यह फैलने वाला होता है, धीरे धीरे फैलते रहता है। समझ गए, तो इसी को महामारी कहते हैं। ठीक है, जैसे डेंगू का अचानक कई जिलों में फैल जाना। समझ रहे ना, जैसे डेंगू का अचानक कई जिलों में प्रकोप हो जाना। और इंडेमिक होगा तो किसी एक ही समुदाय या एक ही जिला के किसी एक भाग में हो सकता है। समझ गए, वो मूवमेंट नहीं होता उसमें। लेकिन जब एपिडेमिक होगा, महामारी, इसमें मूवमेंट होता है, तेज़ी के साथ अचानक जो है एक जिला, फिर एक से दूसरे जिला, फिर दूसरे से तीसरे जिला में फैलता चला जाता है। समझ गए। और पैंडेमिक जो होता है, पैंडेमिक जो हम लोग सर्व महामारी, व्यापी महामारी या वैश्विक महामारी कहते हैं, पैंडेमिक, जब कोई रोग कई देशों, महाद्वीपों या पूरी दुनिया में फैल जाता है और बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है तो उसे सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। ठीक है, तो पैंडेमिक जैसे ही पूछेगा तो सर्वव्यापी वैश्विक महामारी जो कई देशों में फैला होता है, कई महाद्वीपों में फैला होता है और अचानक से दुनिया के एक बड़े हिस्सा जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो ये पैंडेमिक होता है। जैसे कोविड-19 लगभग कई सारों देशों में जो है अपना प्रभाव दिखाया था। समझ रहे हैं ना। आगे है, लास्ट है आज का, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, EHR। EHR क्या होता है? देखिए, EHR जो होता है EHR एक डिजिटल प्रणाली है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। अब हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य रिकॉर्ड अलग अलग होता है, जैसे रजिस्टर में भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनता है। ठीक है ना, तो जो रजिस्टर वाला होता है वो मैनुअल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो होता है यह डिजिटल होता है, जिसमें मरीज से संबंधित सभी सूचना, सभी जानकारी होते हैं, जैसे उसकी बीमारी
बीमारी का इलाज क्या हुआ, कौन दवाई मिला, रिपोर्ट क्या क्या है, टीकाकरण क्या क्या है, एलर्जी था या नहीं, मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा, इन सब को संग्रहित किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और ये कहाँ पे होता है, तो जैसे जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है, मोबाइल भी हो सकता, मतलब जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन सब में इसको जो है रिकॉर्ड को रखा जा सकता है। और यही इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड होता है। नाम से ही है इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचनाओं का जो है समावेश होता है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर आसानी से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR होता है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको करा दिया, उम्मीद है आप समझे होंगे। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। धन्यवाद।